नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर की अपडेट, आज जो बड़ी खबरें हैं उन सब खबरों के साथ आपके साथ इस बुलेटिन में जुड़े हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कांगड़ा दौरे पर हैं और धर्मशाला में आज कैबिनेट की बैठक थी। कल पूर्ण राज्यत्व दिवस बैजनाथ कांगड़ा में ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री का संबोधन होना होता है और ठीक एक दिन पहले कैबिनेट धर्मशाला में हुई है। इसीलिए प्रदेश के लोगों को, कर्मचारियों को, युवाओं को जो कल के जो भाषण है मुख्यमंत्री का, उसमें जो सरप्राइज है, उसका जो इंतजार है, एक वो बात है और दूसरा उससे पहले अभी कैबिनेट की बैठक हुई है। इस कैबिनेट की बैठक के जो बड़े फैसले हैं आज उनकी जानकारी आपको इस बुलेटिन में देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इनका आने वाले दिनों में जो इंपैक्ट है वो किस तरह से होने वाला है और इसके अलावा जो घटनाएं आज रही हैं वो भी। सबसे पहले जो कल का जो कार्यक्रम है उससे पहले डीए और रिटायरमेंट एज को लेकर सबसे बड़ी अपडेट, जो अलग अलग सेक्टर से डिमांड उठ रही है और राज्य सरकार की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें ये मामला किस तरह से अभी चल रहा है, सबसे बड़ी खबर आज की वो होगी। फिर कैबिनेट के जो मामले हैं, कैबिनेट के जो फैसले आज के हैं उनकी बात करेंगे। वो फैसले जो हो गए और वो फैसले जिनमें सहमति नहीं बन पाई, जैसे मेडिकल कॉलेज के जो टीचर्स थे उनका एक कॉमन कैडर बनाने का फैसला क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि 2 शिक्षा निदेशालय प्रदेश में बनाने को लेकर प्रेजेंटेशन कैबिनेट में हुई है। तीसरा निदेशालय टेक्निकल एजुकेशन का है इसमें। और इस प्रेजेंटेशन के बाद क्या डिसीजन इस मामले में हुआ है वो भी एक अपने आप में एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो इसका इंतजार और इसका जो मकसद है राज्य सरकार की तरफ से वो क्या है और क्यों इस फैसले से जो शिक्षा विभाग में बड़ा परिवर्तन होने वाला है उसकी भी जानकारी आपको इसके जरिए देंगे। साथ में बात करेंगे इसके बाद बाकी मामलों की, और जो बाकी मामले हैं, हर स्कूल की छात्रा को, एक स्कूल में आज मुख्यमंत्री गए हैं और स्कूल की छात्राओं को 1000 रुपए प्रति छात्रा दिए हैं। ये पूरा मामला आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हिमाचल में अब रोबोटिक सर्जरी किस तरह से शुरू होने वाली है, आज जो डिसीजन हुआ उसकी बात। फिर भांग की खेती की बात, रोबोटिक सर्जरी की बात हमने ही आपको सबसे पहले बताई थी 4 रोज पहले। और भांग की खेती को लेकर कैबिनेट में एक निर्णय हुआ है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। स्कूल सिलेबस किस कक्षा तक बदला जा रहा है, कारोबारियों को बड़ी राहत एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिली, एक स्कीम लॉन्च की गई है वन टाइम सेटलमेंट की। और सीएस को विजिलेंस क्लियरेंस मिल गई है रेरा में जो आवेदन किया है उसके साथ। और किस किस ने आवेदन किया है अधिकारियों में ये भी आपको बता दें, क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पिछले लंबे समय से खाली चल रही है, क्योंकि डॉक्टर बाल्दी अपना कार्यकाल पूरा कर गए थे। उसके बाद एक चेयरमैन और 2 मेंबर का पद खाली है और उसके लिए मुख्य सचिव, सिटिंग चीफ मिनिस्टर और पूर्व मुख्य सचिव के अलावा और लोगों ने भी अप्लाई किया है, तो वो भी आपको जानकारी देंगे। नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर एक अपडेट आई है, उसकी बात करेंगे कि कौन होगा, कब तक चुनाव हो सकता है। भाजपा में अभी इंतजार चल रहा है। 25 जनवरी की टेंटेटिव डेडलाइन पहले बीजेपी में रखी गई थी, लेकिन वो डेडलाइन अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है और ना ही ये फॉलो हुई है। मुझे लगता है इनका भी डिसीजन लेट होगा। तो ये दोनों अध्यक्षों की बात एक तरह से आप समझिए। कर्मचारियों को जो जीपीएफ का भुगतान होता है उसका पूरा सिस्टम बदलने वाला है और 1 फरवरी से इसको लागू किया जा रहा है नए सिस्टम को। ये किस तरह से बदलेगा वो बताएंगे आपको। और जो बैंक लोन केस में ट्विस्ट है, ये कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का मामला है सारा, जिसमें युद्धवीर सिंह बैंस जो है वो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इस केस में विजिलेंस ने इसको शुरू किया है, बैंक ने इसमें एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दी थी और उसके बाद विजिलेंस ने इसमें जो पहले जो ये मामला ऊना दिया गया था, ऊना से इसको शिमला बुलाया गया और इस केस को शिमला बुलाने के बाद फिर बैंस को यही जो पूछताछ के लिए पिछले 4-5 दिन से बुलाया जा रहा है। पिछले कल एक नया ड्रामा हो गया और क्योंकि युद्धवीर सिंह बैंस आरोपी बेशक इस विजिलेंस वाले केस में है, लेकिन ये मुख्य शिकायतकर्ता हैं ईडी के उस मामले में जिसमें जो नदौन के, या आप कहिए कि जो ज्वालामुखी की तरफ का एक स्टोन क्रशर है, उसका जो संचालक है वो ईडी ने अरेस्ट किए हुए हैं। उसमें 2 लोग अभी तक फरार चल रहे हैं इस केस में, 2 की अरेस्ट हुई है। तो उस मामले में ये मुख्य शिकायतकर्ता हैं। उसके बाद अब ये आरोपी भी हैं बैंक लोन के मामले में।
और उसमें हालांकि अब भी विजिलेंस की तरफ से उस वक्त के बैंक के जो पदाधिकारी हैं या आप कहिए कि बीओडी है, उस तक बात नहीं गई है। जांच के दायरे में उन सबको लेना पड़ेगा, उस वक्त के अधिकारियों को, उस वक्त के जो निदेशक रहे हैं उनको भी, तभी जाके ये प्रूव होगा कि लोन जो है वो गलत दिया गया है। अगर जो इस पूरे मामले में अगर जो ये होटल कारोबारी हैं बैंक्स, इनका भी अगर कोई रोल दिखता है कि इन्होंने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन की है या बाकी चीजें की हैं, तब भी वो तब एस्टेब्लिश होंगी जब बैंक की कोई कनाइवेंस इसमें थी या नहीं, उसको पहले देख लिया जाए। लेकिन कल जब पूछताछ के बाद इनको छोड़ा शाम को, तो उसके बाद इन्होंने एक आरोप लगाया कि उनकी उसकी गाड़ी जो है उसका पीछा किया जा रहा है। स्कॉर्पियो व्हीकल एक पीछे थी और उसमें बहुत से लोग बैठे हुए थे। हालांकि इनको सीआरपीएफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है और वो सुरक्षा जो कर्मी हैं, 4 लोग एटलीस्ट इनके साथ हमेशा रहते हैं। तो ये मामला अब एक और उसमें चला गया है, क्योंकि पहले जो इनकी जो अंतरिम जमानत के लिए इन्होंने हिमाचल हाई कोर्ट आए थे, 24 जनवरी तक इनको वो दिया गया था। उसके बाद ये आज फिर से केस लगा था, तो इसमें अब 31 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। उससे पहले विजिलेंस क्या करती है उस पर एक नजर होगी, और दूसरा 31 जनवरी को केस में जो इनकी ये जमानत को लेकर अब हाई कोर्ट क्या व्यू लेता है, क्योंकि वहां पर भी जमानत का अगर विरोध किया जाता है तो उसके कुछ फैक्ट्स चाहिए होंगे और उस हिसाब से ये केस आगे बढ़ेगा। जहां तक बात जीपीएफ सिस्टम की है, तो हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को जो जीपीएफ के भुगतान की 3 कड़ियां मुख्य तौर पर हैं। एक उनका पेरेंट विभाग, दूसरा जो है वो जो अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस जिसको कैग भी कहते हैं, और तीसरा जो है ट्रेजरी है राज्य सरकार की, क्योंकि डिपार्टमेंट बिल जनरेट करता है, कैग से उसको वेरीफाई होता है, वहां से वो ट्रेजरी को करते हैं और फिर ट्रेजरी फाइनली पैसा रिलीज करती है। तो इसमें अब 1 जनवरी से एक व्यवस्था ये हो रही है कि अब सिर्फ डिजिटल भुगतान होगा। फिजिकल वाउचर ना ट्रेजरी से अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जाएंगे, एजी ऑफिस जाएंगे, ना ही कहीं और भेजे जाएंगे। हर डीडीओ को जो सिग्नेचर है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अपने पास लेना होगा। और सेक्रेटरी फाइनेंस ने सभी डीडी विभागों के डीडीओज को ये निर्देश दे दिए हैं कि वो अपने यहां जो अपना डिजिटल सर्टिफिकेट है सिग्नेचर का, उसको प्रिक्योर कर लें, ताकि 1 जनवरी के बाद सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो सारा भुगतान इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ही लिया जाएगा। अगली बात करेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर। देखिए, अब थोड़ी सी हलचल होना शुरू हुई है, क्योंकि जो इनके संगठन चुनाव की रिपोर्ट है वो दिल्ली पहुंच गई है। हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला को सबमिट कर दी है। जिन ऑब्जर्वर्स को यहां भेजा गया था उन्होंने ये रिपोर्ट कंप्लीट की है। पीसीसी को भंग कर दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ प्रतिभा सिंह ही थी अभी, और बाकी कोई पदाधिकारी नहीं है। हालांकि प्रतिभा सिंह का भी कार्यकाल जो है वो इसी साल खत्म हो रहा है, तो उसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। उन्हीं को रिपीट करते हैं या कोई और होता है। लेकिन जो कांग्रेस के सूत्रों से जो खबर आ रही है या जो रिपोर्ट दिल्ली में सबमिट हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो पूर्व सीपीएस और वर्तमान विधायक हैं संजय अवस्थी, उनका और जो विनय कुमार हैं विधानसभा उपाध्यक्ष, इन 2 लोगों का नाम चर्चा में अभी चल रहा है। लेकिन किस पे नाम पे चीजें होती हैं वो आगे पता चलेगा। लेकिन और लोगों को लेकर जो भी अगर कोई नया फेस बीच में आया तो उसके बाद हम उसकी अपडेट आपको जरूर देंगे। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी महीने में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर डिसीजन हो सकता है। अगली बात अगर करें तो वो कारोबारियों को बड़ी राहत की बात आपको बताएं, उससे पहले मुख्य सचिव को विजिलेंस क्लियरेंस मिल गई है। हालांकि ये क्लियरेंस मिली क्यों, और मुख्य सचिव को तो अगर सामान्य परिस्थितियों में मिलनी ही चाहिए, लेकिन यहां ट्विस्ट कुछ और है। दरअसल प्रबोध सक्सेना जी जो मार्च में अभी रिटायर हो रहे हैं, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो खाली चल रही है हिमाचल में प्रेजेंटली, सेक्रेटरी फाइनेंस या सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट या हाउसिंग के पास देवेश कुमार के पास चेयरमैन का चार्ज है। मेंबर दोनों पद खाली हैं, चेयरमैन भी खाली है, और इस पद को भरने के लिए राज्य सरकार ने आवेदन मांगे थे। 23 जनवरी लास्ट डेट थी। पिछले शाम तक जो अप्लाई करने वालों का नाम था उसमें वर्तमान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी हैं।
पूर्व मुख्य सचिव और सीआईसी जो प्रेजेंटली हैं आरडी धीमान, उन्होंने भी अप्लाई किया है। अन्य जो अधिकारी हैं एसएस गुलेरिया है, अमित कश्यप हैं, हंसराज चौहान है, पूर्व पीसीसीएफ पवनेश हैं, सविता हैं और पूर्व लॉ सेक्रेटरी राजीव भारद्वाज जैसे आवेदन भी इस पद के लिए आए हैं। लेकिन हुआ यह है दरअसल कि प्रबोध सक्सेना की जो एप्लीकेशन है उसके खिलाफ कुछ शिकायतें, एक तो किसी अतुल शर्मा या अतुल वर्मा के नाम से कोई शिकायत सर्कुलेट हुई है और एक जो ईमेल है वो बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता की तरफ से है। और ये सब लोग कंटेस्ट ये कर रहे हैं कि भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार में जो इनका पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के टाइम का एक केस चल रहा है जिसमें चार्जशीट दायर हो चुकी है, उसकी चार्जशीट के होते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर में जो विजिलेंस गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो गाइडलाइन जारी की है वो इनको रोकती है। हालांकि ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि राज्य सरकार का जो विजिलेंस मैनुअल है उसमें अमेंडमेंट हो गई थी 2 साल पहले और उस अमेंडमेंट के आधार पर प्रबोध सक्सेना को विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल चुका है 2 बार। ये पहले तो जब इन्होंने एनओसी मांगा था उस टाइम लिया था और अभी दोबारा से ये वीसीसी इनको मिल गया है। उसके बाद डिसीजन जो है इस मामले में चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी है, सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी हाउसिंग इसके मेंबर हैं। इन 3 लोगों की कमेटी तय करेगी रेरा में किसकी नियुक्ति होगी और कब यह बैठक होगी, यह शेड्यूल आगे होगा। लेकिन अभी तक जो रेरा को लेकर सारी चीजें चल रही हैं वो मैंने आपको बताया। कारोबारियों को बड़ी राहत इसलिए क्योंकि टैक्स अदायगी में फंसे कारोबारियों के लिए एक मौका है अपना केस सेटल करने का। टैक्स चुकाना है और 10% ज्यादा सिर्फ भुगतान करना है टैक्स के मामले में और उससे कोर्ट के जो चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। और एक्साइज को जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है इनको इस स्कीम से, इसको जो बोलते हैं कि सद्भावना लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम 2025 लॉन्च कर दी गई है, आज ये नोटिफाई हो गई है। जो भी कारोबारी किसी टैक्स से संबंधित मामले में अभी उलझे हुए हैं वो इस स्कीम को पढ़ लें। अगर उनको लगता है कि इनके फायदे की है तो ये इसके जरिए अपना केस सेटल करा सकते हैं। वैसे विभाग को ऐसा लग रहा है कि 10,000 करोड़ का कलेक्शन जो है वो इस स्कीम के माध्यम से ये कर पाएंगे। अगली बात जो है वो है सिलेबस बदलने को लेकर। देखिए हिमाचल के स्कूलों में लगभग 70,000 बच्चे प्री नर्सरी में अभी एडमिट हुए हैं और उनको लेकर प्री प्राइमरी के बच्चों को नई वर्कबुक मिलेगी, जिसके कारण जो सिलेबस का सेटअप है उसमें चेंज हो रहा है और इसके लिए अब समग्र शिक्षा की ओर से इस वर्कबुक सहित प्रैक्टिकल वर्क को नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एससीईआरटी के साथ मिलकर इसको बनाया गया है और फिर जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है इसका कंप्लीट काम पूरा हो गया है, राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब सिर्फ कंप्लीट करने के बाद इसको स्कूलों में भेजना है ताकि 25-26 के सेशन से इसको लागू किया जा सके और इसीलिए नई जो बुक्स हैं वो उसका हिस्सा होंगी उस पीरियड के दौरान। अगली बात अब कैबिनेट से संबंधित फैसलों की है, एक एक करके हम इसमें पूरी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले भांग की खेती को लेकर क्या निर्णय हुआ है। देखिए भांग की खेती को लेकर राज्य सरकार की कैबिनेट में धर्मशाला में आज बैठक हुई, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सभी मंत्री इसमें मौजूद थे और इसमें यह हुआ है कि जो कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर का, वाईएस परमार वानिकी विश्वविद्यालय है नौणी का, इन दोनों को संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को करने को मंजूरी दी है। मतलब ये उगा के खुद देखेंगे कि भांग की खेती कैसे करनी है, पहले खुद उगा के देखेंगे और उसके बाद फिर ये अपनी भविष्य की जो रूपरेखा है मूल्यांकन और सिफारिशें राज्य सरकार को देंगे ताकि पूरे प्रदेश में इसको उस तरह से लागू किया जा सके। लेकिन इसके लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग नॉमिनेट किया गया है कैबिनेट की तरफ से, तो ये भांग की खेती को लेकर डिसीजन है। रोबोटिक सर्जरी को लेकर एक बड़ा महत्वाकांक्षी फैसला है। मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी कि रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी हिमाचल में, अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में, और ये एम्स दिल्ली का फॉर्मेट अपनाया है राज्य सरकार ने, और राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में
रोबोटिक सर्जरी के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरण खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद सिर्फ डॉक्टरों को ट्रेनिंग देंगे और फिर रोबोटिक सर्जरी हिमाचल में शुरू हो सकेगी। ये 2 से शुरुआत की है, चमियाना से और टांडा से। और पिछले बजट की अनाउंसमेंट थी, उसको पूरा करने के लिए टाइम जरूर लगा, लेकिन अब यहां तक आए हैं। और लेकिन चैलेंज इसमें पहला तो ट्रेनिंग है और दूसरा उसकी कंटिन्यूटी है। आपको याद है आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था, एम्स के डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने ट्रेन किया, उन्होंने आके यहां पहले ऑपरेशन किए। आज ना ट्रांसप्लांट हो रहा है ना वो बंद है, क्योंकि हिमकेयर में जहां रिंबर्समेंट होती थी वो सारी चीजें ठप हैं और आगे हम उसको कंटिन्यू कर नहीं पाए हैं। ऐसा ही हाल रोबोटिक सर्जरी का ना हो, क्योंकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है स्टेट की, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में ये चैलेंज राज्य सरकार के लिए जरूर रहने वाला है। लेकिन एक नया कंसेप्ट है, नई शुरुआत की है और जिसके लिए मरीजों को एम्स या कहीं और जाना पड़ता है, अगर वो आईजीएमसी और टांडा में यानी कि चमियाना और टांडा में सुविधा मिल जाए तो ये राहत होगी ऐसे पेशेंट्स के लिए। मेडिकल कॉलेज अगर की हम बात कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज कैडर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। कुछ रोज पहले हमने एक स्टेटमेंट भी देखी थी मुख्यमंत्री की किसी कार्यक्रम में, और ये कहा था कि डीएमई कैडर या मेडिकल कॉलेजेस का एक कॉमन कैडर अलग से होगा। लेकिन आज कैबिनेट में यह मामला लगा और कैबिनेट में मामला जब लगा तो बहुत सारे मंत्री इससे सहमत नहीं थे कि सभी मेडिकल कॉलेजों का एक ही कैडर बना दिया जाए। कुछ मंत्रियों का यह कहना था उसमें कि जो आईजीएमसी और टांडा है ये रिसर्च और प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और इनका कैडर बाकियों के साथ मिक्स करने से जो रिसर्च और जो एक ऑटोनॉमस इनका एक नेचर है वो प्रभावित होगा, क्योंकि फिर ट्रांसफर के डर से सारी चीजें चलेंगी और फिर बहुत सारा रिसर्च वर्क या ऑटोनॉमस तरीके से जो काम होता है वो नहीं हो पाता। तो ये सहमति नहीं बनी इस मामले में और इस मामले में कोई निर्णय अभी ऐसा नहीं लिया जा सका जिसके अनुसार हम कह सकें कि जो एक कैडर होगा, क्योंकि अभी तक इसमें सहमति बनी नहीं है। अगली बात अगर करें तो वो है हर स्कूल छात्रा को 1000 रुपए की। देखिए ये पूरे प्रदेश की छात्राओं के लिए नहीं है, ये आज का एक किस्सा है। बालिका दिवस जो है आज था, इसके उपलक्ष्य पे मुख्यमंत्री ने गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला का दौरा किया। धर्मशाला में आजकल है ही, और वहां पे छात्राओं को संबोधित किया और ये कहा उस स्कूल में 351 छात्राएं पढ़ती हैं, सभी को 1,000 रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री ने वहां की। हालांकि उसके बाद वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में भी गए, लेकिन लड़कों को कुछ नहीं दिया। यह सिर्फ लड़कियों के लिए घोषणा आज हुई, वो भी बालिका दिवस की वजह से। उसके बाद जो सीएम ने कहा कि एजुकेशन में हम क्या क्या करने जा रहे हैं वो बताया बच्चों को, उनसे समझा भी कि स्कूलों की जरूरत क्या है, बच्चों की जरूरत क्या है। शिक्षा मंत्री ने जो रोहित ठाकुर भी साथ थे, उन्होंने भी एजुकेशन के सेक्टर में जो डिसीजन हुए उनके बारे में बताया और ये भी कहा कि सरकार जल्द ही 50 जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको विदेश भेजने जा रही है घुमाने के लिए टीचर्स के साथ, तो उसके बारे में भी जल्दी फैसला हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 शिक्षा निदेशालयों को लेकर, जिसके कारण बहुत सारे जो शिक्षक संगठन भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या डिसीजन होगा, और पर्टिकुलरली प्राइमरी टीचर फेडरेशन विरोध कर रही है। उसके बारे में आज प्रेजेंटेशन दी गई शिक्षा सचिव की तरफ से कैबिनेट के सामने, और प्रेजेंटेशन का मकसद यह था कि हिमाचल में शिक्षा निदेशालय सिर्फ 2 होंगे, मतलब केवल एजुकेशन में, और टेक्निकल एजुकेशन का भी मिला दें तो 3 होंगे। प्रेजेंटेशन के अनुसार जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक है डायरेक्टर स्कूल्स, एक है डायरेक्टर ऑफ कॉलेज और एक है टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर। ये 3 फॉर्मेट रहने वाले हैं। यही प्रेजेंटेशन दी गई और इस प्रेजेंटेशन को किस तरह से लागू किया जाएगा, उसके फायदे नुकसान क्या हैं, किन किन चीजों की तैयारी करनी है और नए शिक्षा सत्र से पहले कब जैसे इस बारे में फैसला लेना है, इन सारी चीजों की प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट में हुई है। हालांकि डिसीजन लेने से पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कैबिनेट में कहा कि उन्हें इस मामले में थोड़ा और स्टडी करने के लिए वक्त चाहिए, डिस्कस करने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर से भी इसमें बात करनी है और उसके बाद जब कॉमन सा एक चीजें सबसे समझी जाएंगी उसके बाद कैबिनेट में इसका डिसीजन लेंगे। हालांकि आज सिर्फ प्रेजेंटेशन हुई और डिसीजन के लिए मामला दोबारा से कैबिनेट के सामने जाएगा और दोबारा से कैबिनेट में रखा जाएगा। तो ये जो ये 2 शिक्षा निदेशालयों का मामला है वो है।
अब कैबिनेट के जो बाकी फैसले हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो तांदी के अग्निकांड हुआ था बंजार में, वो डिसीजन लागू कर दिया था बाय वे ऑफ सर्कुलेशन। आज या आप कहिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आएगी इसमें, लेकिन आज जो उनको, जिनके पूरे घर जल गए हैं, उनको 7 लाख रुपए, किराए के लिए 5,000 रुपए महीना, इस तरह से डिसीजन हो गया। दूसरी जो बात है, कुल्लू बस स्टैंड से पीज पैराग्लाइडिंग साइट के पैराग्लाइडिंग पॉइंट के बीच एक रोपवे की स्थापना को मंजूरी दी गई। एक नया रोपवे अप्रूव किया गया है। साथ में बीडीओ के 9 पद भरे जाएंगे। ये अगली जो लोक सेवा आयोग की भर्ती आएगी उसमें ऐड हो जाएगा। फिर जो एचआरटीसी के लिए जो ये एसी सुपर लग्जरी बसें 24, इसकी खरीद को मंजूरी दी गई। मुझे लगता है अगर ये इलेक्ट्रिक है तो इसमें सिंगल टेंडर था, अगर दूसरी है तो फिर बात अलग है। और साथ में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिल खरीद करके दिए जाएंगे, मतलब खरीदने की मंजूरी दी गई है। भांग की खेती वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात जो मैं पहले छूट गई थी, यह है स्टेट कैडर को लेकर। देखिए, स्टेट कैडर में एक डिसीजन हुआ है कि सभी डीसी कार्यालयों के ड्राइवर, तृतीय और चतुर्थ पदों के जो 3 के साथ मंडलायुक्तों के भी जो ये मंडलायुक्तों के दफ्तर हैं उनके भी जो डिपकॉम जिनको बोलते हैं, डिपकॉम बोलते हैं, डिविजनल कमिश्नर्स, निदेशक भूमि अभिलेख लैंड रिकॉर्ड, फिर राजस्व प्रशिक्षण संस्थान मंडी जोगिंद्रनगर वाला, भू एकत्रीकरण निदेशालय शिमला, बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात सारे कर्मचारी अब स्टेट कैडर में होंगे। यह डिसीजन कैबिनेट में हो गया है। इस निर्णय का उद्देश्य एक रूपता लाना है कि कुछ डिसीजन पहले रेवेन्यू में हो गए थे या जो ये जिस डीसी ऑफिस में डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में होते हैं, लेकिन अब इन सभी कार्यालयों का जो स्टेट कैडर है वो एक साथ हो गया है। तो और साथ में वीरभद्र सिंह के नाम पर जो सीमा कॉलेज है रोडू का, उसका नाम होगा। खेल छात्रावास जो छात्राओं का है जुब्बल में, वो रामलाल ठाकुर के नाम पे होगा, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे। और जो ऊना में जिला में राजकीय महाविद्यालय खड्ड है, वो मोहनलाल दत्त जो हैं उनके नाम पर रखा जाएगा। ये डिसीजन भी एक साथ इस कैबिनेट में हुआ है। तो ये जो इसमें एक ही नई बात थी, और जो नई बात है वो है कि जो स्टेट कैडर को लेकर बात पहले मैं मिस कर गया था। अब आपको बताते हैं डीए और जो रिटायरमेंट एज की बात। देखिए, कल अब आज कैबिनेट हो गई, कल पूर्ण राज्यत्व दिवस है, स्टेटहुड डे जिसको बोलते हैं। और कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। कल मुख्यमंत्री का कांगड़ा में आखिरी दिन है। 26 को फिर कल ही शाम को शायद वापस आ जाएं, क्योंकि 26 को शिमला में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस होता है और फिर एट होम 4 बजे गवर्नर हाउस में है, उसमें भी मुख्यमंत्री को रहना है। और कल जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का भाषण होता है पूरे स्टेट में। तो जो सीएम का जो भाषण होता है उसका इंतजार कर्मचारियों को रहता है कि उसमें क्या जो अनाउंसमेंट वो करते हैं कर्मचारियों के लिए, कोई सेक्टर स्पेसिफिक है या कोई और है। उस जो भाषण होगा उस कार्यक्रम से ठीक पहले, हालांकि आज कैबिनेट में राज्य की फाइनेंस जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको लेकर मंत्रियों ने कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ सवाल पूछे भी हैं, और सेक्रेटरी फाइनेंस से कुछ क्वेरीज भी की गई हैं कि जो हमारा बजट पहले था वो कितना था, अब क्या स्टेटस है। लेकिन जो एक कल की अनाउंसमेंट्स हैं, वैसे जो फाइनेंशियल पोजीशन है इस वक्त, क्योंकि लास्ट क्वार्टर चल रहा है और इसमें आंकड़ों की वजह से जो लास्ट क्वार्टर का लोनिंग है उसको लेकर भी अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो कोई बड़ी अनाउंसमेंट या इमीडिएट जो अगले महीने से देने लायक वाली अनाउंसमेंट तो फाइनेंशियल करने की स्थिति गवर्नमेंट की दिख नहीं रही। लेकिन फिर भी एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट्स में, वो कल पता चलेगा कि वो क्या अनाउंस करते हैं। लेकिन इस अनाउंसमेंट से पहले जो एक महासंघ है और एक जो हिमुडा के जो कर्मचारी एसोसिएशन है, इन दो की तरफ से एक डिमांड आई है। पहली बात तो यह कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो प्रदीप गुट है, जो एनपीएस में थे पहले, अब भी हालांकि कुछ ही एनपीएस में है, क्योंकि कल एक ज्ञापन इनकी तरफ से दिया गया, उसमें एनपीएस एसोसिएशन लिखा था। आज जो है वो आया है उसमें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है। तो अभी तक कई जगह एनपीएस भी शायद चल रहा है, कई जगह ये भी चल रहा है, अभी एनपीएस अब है नहीं। लेकिन इन्होंने डिमांड ये की है कि एक तो महंगाई भत्ते की किस्त का अनाउंसमेंट कल मुख्यमंत्री करें बैजनाथ से, और दूसरा इन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्ति की आयु
सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 58 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाए। पहले जो कर्मचारी एसोसिएशन डिमांड कर रही थी वो सभी के लिए कर रही थी, अब इन्होंने सिर्फ क्लास 4 के लिए की है। और दूसरी बात यह की है कि 2016 से वेतन आयोग का जो एरियर बकाया है वो तुरंत भुगतान इसका किया जाए। ये एक डिमांड है। वैसे ये जो इनके बाद जो हिमुडा वाले हैं, हिमुडा का जो कर्मचारी महासंघ है, इस कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं इनकी तरफ से, और महामंत्री जो हैं इनकी तरफ से एक और डिमांड की गई है कि जो हिमुडा के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की सेवा काल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त किया जाए। और दूसरा, जो बाकी कर्मचारी हैं उनको भी बाकी बोर्ड नियमों के मुताबिक 60 वर्ष में किया जाए, क्योंकि हिमुडा वालों को 58 में रिटायर किया जा रहा है। ये एक जो अनोमली इसमें है, इसलिए इस अनोमली को दूर किया जाए, इनकी डिमांड ये थी। साथ में जो सेवानिवृत्ति के दिन कर्मचारियों की ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट है वो डीडीओ की अदायगी जो है वो की जाए, और जो इसमें डिले ना हो, ये डिमांड इनकी तरफ से की गई है। तो ये जो इस तरह की जो डिमांड होती है, चाहे वो सरकार के समर्थन वाले संघ हैं या दूसरे हैं, उनके बाद मुख्यमंत्री क्या अनाउंस करते हैं वो कल पता चलेगा। और इस अनाउंसमेंट से ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्योंकि बजट नजदीक है आगे भी, क्योंकि सीएम जब शिमला आएंगे तो उसके बाद विधायक प्राथमिकताओं की बैठकें शुरू होंगी जो बजट प्रिपरेशन के लिए मैंडेटरी होती हैं, तो उसके बाद बजट का काम शुरू होगा। तो जब बजट नजदीक होता है तो बड़ी अनाउंसमेंट वैसे भी नहीं होती। और जहां तक फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की बात है तो अभी स्कोप वैसा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्वार्टर का लोन क्लियर नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी एडवांस लोनिंग कर चुके हैं पहले ही, और इसीलिए अब जो जैसे पिछले साल का लोन था लास्ट क्वार्टर का वो नहीं है, जिसकी उम्मीद पहले हमें भी थी। मैंने भी ये बताया था इसी बुलेटिन में कि हो सकता है अब अगले जुलाई अगस्त तक कोई दिक्कत ना आए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। और इस क्वार्टर का जो लोन जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ही सरकार जो जनवरी फरवरी मार्च की जो सैलरी है वो पहले इंश्योर करने की स्थिति में होगी, तभी आगे हम बात कर सकेंगे। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे। आपकी कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम इसका रिप्लाई आपको दे सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।